अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत भी है। अवाम और फौज के दरमियान रिश्ता खत्म करने का बयानिया बैरूनी मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का खान रहा है। आर्मी चीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और न ही फितना अल-खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। हम सबको बिला तफरीको और तसब्बुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी है। एलामिया के मुताबिक काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। मज़कूरा IPPs के मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। एलामिया के मुताबिक अब तक IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों के तहत सारिफीन को इन मुआहदों के काबिल इतलाक रहने तक हुकूमत को 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद मुनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने हवाबाजी डिवीजन की डिफेंस डिवीजन में इंजमाम की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 में एक नए सेक्शन 45A के इंदराज की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 2024 को पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कौमी मईशत को तबाही का सामना था। तवानाई के शोबे में कोई काम नहीं किया गया। PIA को भी तबाही के दहाने पर ले जाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत ने दिन रात एक करके मईशत को पटड़ी पर डाला। कई साल बाद इस माशी तबाही जो इस हवाले से हुई और PIA के हवाले से जो बंदिशें लगीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब और पूरी काबीना को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस हवाले से आपकी जो काविशें हैं दिन रात वो रंग लाई हैं और अल्लाह ताला के फज़ल करम से कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था, लेकिन अब तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अब अमन को वहाँ पर कायम रखें, तो उनके वफाक को सूबों के साथ मिलकर ये तालीम के मैदान में हमें जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उसको हल करने के लिए हमें बहुत प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। हुकूमत का 31 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी तहलील न करने का फैसला। तर्जुमान मुज़ाकरात कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा है, 31 जनवरी को मुज़ाकरात कमेटी तहलील नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया की मदद ले सकते हैं। बानी PTI के खिलाफ फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकराती कमेटी मौजूद रहेगी। कमेटी में जज और फौज को शामिल नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तल्ख जुमलों का तबादला होने की रविश को बुरा नहीं समझा जाता। राना सनाउल्लाह ने कहा है, PTI जुडिशल कमीशन पर तफसीली मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करे। जुडिशल कमीशन पर हम क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ वो बुरा था, वो नहीं होना चाहिए था। राना सनाउल्लाह का कहना था, हम एक सियासी रिजीम का हिस्सा हैं, हमें इसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे को खुफिया रखने की कोई बात नहीं थी। तासुर दिया गया कि अलकादर ट्रस्ट पर मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा है, ये बताना जरूरी है अलकादर ट्रस्ट क्यों बना। 190 मिलियन पाउंड के मामले पर गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही। NCA और बिजनेस टाइकोन के दरमियान बरतानिया में मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के मुताबिक बिजनेस टाइकोन को रकम वापस पाकिस्तान भेजना थी। काबीना ने मुआहिदा खुफिया रखने की मंजूरी दी थी। पैसों से लेना देना नहीं था। ट्रस्ट के लिए जमीन तो 1 साल पहले ही खरीदी जा चुकी थी। बिजनेस टाइकोन ने खुद रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी। 190 मिलियन पाउंड के मामले पर गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। काबीना ने मुआहिदा खुफिया रखने की मंजूरी दी। पैसों से लेना देना नहीं था।
हुकूमत पंजाब ने अटक के मकाम पर सोने के ज़खायर की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। वज़ीर मादनियात शेर अली गुरजानी के मुताबिक दरियाए काबुल और सिंध के संगम के मकाम पर हालिया सर्वे में सोने के ज़खायर की तस्दीक हुई है। सोने के ज़खायर की तस्दीक करने में मौजूदा हुकूमत पंजाब को 1 साल का अरसा लगा। वज़ीर मादनियात शेर अली गुरजानी का कहना है हुकूमत पंजाब ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के बाद नेस्पाक की जानिब से भी सोने की मौजूदगी चेक कराई। हर तरह से तस्दीक के बाद पंजाब हुकूमत की आला सतह कमेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात करेगी और उन्हें सोने के ज़खायर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सोने के ज़खायर निकालने के लिए पंजाब हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह पर नीलामी कराने का फैसला किया है। 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कैसे कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए। लोगों को अहम इमारत में दाखिले से ना रोकना तो बादी उल नजर में सिक्योरिटी की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर सवाल उठा दिए। जस्टिस जमाल खान मधुखैल ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह से आर्मी एक्ट का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है इसमें तो कोई भी आ सकता है। मजीद समाअत बुध की सुबह होगी। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। क्या मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम करने से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फकार अली भुट्टो इस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। वकील वजारत दिफा ने कहा कि बात ठीक है लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के नफाज का जिक्र मौजूद नहीं। जमाना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तिफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तिफसार किया कि किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रही हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया कि 9 मई का आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया कि ख्वाजा साहब क्या अभी तक 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है माजी में एक वजीर के बयान से PIA के जहाज ग्राउंड कर दिए गए। PTI दौर में PIA को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमती इक़दाम से यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल हुईं। वज़ीर आज़म ने PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इश्तिहार में वी आर कमिंग के जुमले से गलत तासुर गया। PIA में 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल हैं। मार्च अप्रैल तक इंग्लैंड के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि वज़ीर आज़म ने PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। माजी में एक वज़ीर के बयान से PIA के जहाज ग्राउंड कर दिए गए थे। सेनेटर फैसल वावडा की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बानी PTI को उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों से खतरा है। बानी PTI की अहलिया ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। बानी PTI की जान के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे और ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। उनके पार्टी के अंदर जो एंजॉय करे इक़्तिदार को माल बना रहे हैं, लड़वा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, दुश्मनियां कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस ड्रामा कर रहे हैं। जो उसके हवारी हैं, बेनिफिशरी हैं, उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी जो पार्टी को टेक ओवर करके बैठे हुए हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट हाउस अरेस्ट करे, जो भी करे। लेकिन अभी तो खान साहब के लिए तो अच्छा वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा। सजाओं के साथ साथ मुश्किल वक्त शुरू हो गया उनका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI को किसी ने किसी वक्त भी डील की ऑफर नहीं की। इनके लोग राब्ते करते रहते हैं, वो इसका इम्कान जरूर तलाश करते हैं। पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियल कैपेसिटी में राब्ता है। इस राब्ते को भी रोब डालने के लिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अगर PTI वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हों तो जो साइड शोज इन्होंने लगाए हैं ये ना लगाएं। वो ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।
عمران خان کو کسی نے کسی وقت بھی جو ہے ڈیل آفر نہیں کی گئی. میں بالکل جو ہے 100% جو ہے اس بات پہ پہلے بھی میں کہا آج بھی کہہ رہا ہوں. البتہ ان کے لوگوں نے مختلف اوقات پہ ان کے لوگ جو رابطے کرتے رہتے ہیں وہ اس کی پاسبلٹی ضرور تلاش کرتے ہیں, لیکن کوئی کسی قسم کے یہ جو مذاکرات ہیں جو ادھر اس بلڈنگ میں اس پارلیمنٹ بلڈنگ میں جو ہو رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کا رابطہ ہے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں, لیکن اس رابطے کو بھی جو ہے نا ذرا تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا سکتا ہے. اگر وہ مذاکرات کے لیے سیریس ہوں یا وہ چاہتے ہوں کہ ان مذاکرات سے کوئی حل نکلے تو یہ سائیڈ شوز جو انہوں نے لگائے ہیں یہ نہ لگائیں. صاحبزادہ حامد رضا کا خواجہ آصف کے مذاکرات کے حوالے سے بیان پر رد عمل. کہا ہر گزرتے سیشن کے ساتھ بد زبانی کی نئی مثال قائم کرنے والا خواجہ آصف کل کہہ رہا تھا کہ مذاکرات ختم کر دو, حکومت آپ لوگوں کی ہے, جا کر ختم کر دیں مذاکرات. ہم کون سا تم سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ مذاکرات کرنے ہیں کرو, نہیں کرنے نہ کرو, ہم اپنی بات پر کھڑے ہیں. ہر گزرتے سیشن کے ساتھ بد زبانی کی ایک نئی مثال قائم کرنے والا شخص خواجہ آصف کل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مذاکرات ختم کر دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کس سے کہہ رہا تھا. حکومت تیری اپنی ہے بھائی, جا حکومت سے کہا ختم کر دے. ہم کو مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے. لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. آپ نے کرنے ہیں کریں, نہیں کرنے نہ کریں, ہم اپنی بات کے اوپر کھڑے ہیں. وانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا نواز شریف جواب دیں کہ حسن نواز نے پراپرٹی ٹائکون سے رشوت کیوں لی. وانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ سزا سنائیں, اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جائیں گے. انہوں نے کہا یہ بھول جائیں گے کہ اتنے آرام سے سزا دے دیں گے, جب وہ باہر آئیں گے تو آپ سب دیکھ لیں گے. یہ سزا سنائیں, اس کے بعد ہم اس کو کیس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں, اور تاکہ پورے پاکستان کو کیا ساری دنیا کو پتہ چلے اس وقت عمران خان جیسے کہتے ہیں نا پیار ہیں. اتنے کیسز بھگت چکے ہیں, یہ ان کا آخری کیس ہے. یہ بھول جائیں کہ یہ آرام سے کوئی سزا دے دیں گے اور اس کے بعد دنیا کو نہیں پتہ چلے گا. آپ خود ہی دیکھ لینا جب باہر آئے گا. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں شعبہ اردو کے زیر اہتمام اردو اور ترکی کے ادب و ثقافتی اشتراک کے موضوع پر ایک روزہ بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اردو اور ترکی کے ادب و ثقافتی اشتراک کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد. ترکی اور پاکستان کے ثقافتی اور ادبی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. وائس چانسلر ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر زبیر اقبال اور ترک پروفیسر ڈاکٹر آسمان بیلن اوزجان نے پاکستان میں شعبہ اردو کی کاوشوں کو سراہا. پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد اور سربراہ شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ کوکب نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلیمی, ثقافتی اور ادبی سطح پر مثبت روابط قائم ہوں گے. اردو کی فروغ اور اردو کی ترویج کے لیے, ترقی کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. کمپیوٹر سائنس اور اردو کا شعبہ مل کر کیا کام کر سکتا ہے, یا آئی ٹی اور اردو مل کر کیا کام کر سکتا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. سیمینار میں شریک طلبہ نے کہا کہ اس اقدام سے دونوں ممالک کی یونیورسٹی طلبہ میں اردو ادب کے رجحان کو تقویت ملے گی. جیسے ترکی اور پاکستان کے ادب کے درمیان اشتراکیت کے بارے میں جو تھا, اس کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور دو ملکوں کی ثقافت کو جاننے کا موقع ملا ہمیں. سیمینار کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں طلبہ و طالبات کو اردو ادب اور زبان کی بہتری کے لیے آگاہی دینا تھا. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ اشرف جاوید, ABN نیوز, ملتان. پارا چناٹل سے 25 گاڑیوں پر مشتمل اشیاء خورنوش ضلع کرم پہنچا دیے گئے. 2 ٹرک علیزئی اور 23 ٹرک پارا چنار پہنچ گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ کی آبادی کے لیے کئی روز انتظار کے بعد 25 ٹرک اشیاء خورنوش ناکافی ہیں, کیونکہ گزشتہ 100 روز سے لوگ اشیاء خورنوش اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قلت کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں اور ادویات نہ ملنے سے مریضوں کی اموات ہو رہی ہیں. قبائلی رہنما حاجی عابد حسین نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت لاکھوں کی آبادی کے لیے ضرورت کے مطابق سامان کی فراہمی یقینی بنائے اور اس حوالے سے مؤثر اقدامات اٹھاتے ہوئے قافلوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے. اس کے علاوہ راستے کھول کر اسے محفوظ بنایا جائے. برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن صحت یاب ہونے لگیں. سوشل میڈیا سائٹ پر اپنی ایک پوسٹ میں پرنسز آف ویلز کیتھرین میڈلٹن نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کینسر سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. انہوں نے غیر معمولی دیکھ بھال کے لیے اسپتال انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. لکھا کہ ایک مریض کے طور پر جو دیکھ بھال اور مشورہ ملا وہ غیر معمولی رہا.
انہوں نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں سے گفت و شنید بھی کی اور اسپتال عملے کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی کمپنیوں کی دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقدہ انٹرسیک 2025 میں شرکت۔ پاکستانی قونصلر جنرل حسین محمد نے پاکستان پویلین کا افتتاح کیا۔ سلامتی، تحفظ اور آگ سے محفوظ بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کاروباری نمائش انٹرسیک کا 26واں ایڈیشن 16 جنوری تک جاری رہے گا۔ پاکستانی نمائش کنندگان نے ایونٹ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات اور دیگر GCC مارکیٹس میں پاکستان کی برآمدی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایسے پلیٹ فارمز کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستانی قونصلر جنرل نے کہا کہ انٹرسیک جیسی عالمی نمائشوں میں شرکت پاکستان کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور سیکیورٹی کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ حسین محمد نے مزید کہا کہ تقریب پاکستانی کمپنیوں کو عالمی مارکیٹ تلاش کرنے اور کاروباری روابط بڑھانے کا ایک مثالی موقع فراہم کرے گی۔ بریڈ فورڈ کو کلچر سٹی 2025 کے طور پر لانچ کر دیا گیا۔ برطانوی شہر بریڈ فورڈ اپنے تاریخی ورثے، ثقافتوں اور فنون لطیفہ کی شاندار روایت کے لیے مشہور ہے۔ بریڈ فورڈ کے سٹی ہال کے باہر ہزاروں افراد نے کلچر سٹی کے جشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب میں شریک نوجوانوں اور فنکاروں کا کہنا تھا کہ بریڈ فورڈ کے شہریوں کے لیے یہ نہ صرف فخر کا لمحہ ہے بلکہ مقامی کاروبار اور سیاحت کے لیے بھی نئے مواقع پیدا کرے گا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں بریڈ فورڈ اپنی کہانی دنیا کو سنائے گا اور موجودہ سال کو یادگار بنائے گا۔